अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वह पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है वह सिस्टम की डेफिनेशन है। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज सिस्टम, और साथ ही सिस्टम की एग्जांपल्स है। देखें, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लाइक अ गन एंड अ बुलेट, ठीक है, अ बलून एंड अ एयर, और भी बहुत सारी जो है वो एग्जांपल्स जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। उसके बाद आपके पास आ रही है डेफिनेशन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल्स हैं टी प्लेस्ड इन अ थर्मस फ्लास्क, और नंबर 2 द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ ग्लास वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने कांस्टेंट टेम्परेचर का ज़रूर जिक्र करना है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट करे। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो प्रिंसिपल डेफिनेशन आ जाएगी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसीलिए देखें, हमने यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का जो है वो जिक्र आ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने भी पैराग्राफ में आइसोलेटेड सिस्टम की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो विद एग्जांपल्स जो है वो ज़रूर लर्न कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो ला की एग्जांपल्स आ रही हैं। कोलिजन ऑफ टू बॉल्स इन आइसोलेटेड सिस्टम, सेकंड एग्जांपल है फायर अ बुलेट फ्रॉम द गन, और थर्ड वन है रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम बलून। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी एग्जांपल्स आ गई, और इसके बाद जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन को आप पहले सबसे पहले डायग्राम से समझ लें। हमने सपोज किया हुआ है कि हमारे पास जो हैं जो टू बॉल्स हैं जिनके मैस क्या हैं m1 हैं और m2 हैं, और इनकी जो है बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है v1 और v2 है, ठीक है, और जो v1 है वो v2 से क्या है ग्रेटर है। इट मीन्स के जो v2 है वो मूव कर रही है वेलोसिटी m1 जो बॉल है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, जबकि v2 जो है वो क्या है रेस्ट पे है। और जैसे ही जो है m1 मैस जो है m2 के साथ जो है वो क्या करेगा, जाके हिट करेगा या स्ट्राइक करेगा, तो ये इसके m2 के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स जो है वो लगाएगा जो कि F है, और रिएक्शन के तौर पे जो m2 मैस है वो भी m1 मैस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड में क्या होगी, इक्वल होगी, और डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से मैस m क्या करेगा, और कोलिजन के बाद जो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि v1 की जगह क्या आ जाएगा, v1 जो है वो डैश हो जाएगा, और v2 की जगह क्या हो जाएगा, v2 डैश हो जाएगा। तो आप देखें, इसने m1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई m2 पर, और m2 ने m1 पर फोर्स लगाई, और इस तरह m1 अब क्या हो जाएगा, ये जो है वो रुक जाएगा, ठीक है, अपनी जगह पे, और जबकि जो m2 में बॉल है वो क्या करेगी, जितने वेलोसिटी से पहले m1 मैस जो था वो मूव कर रहा था, वो उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो आप इसी तरह डायग्राम बनाओगे, चाहे आप एक्सप्लेनेशन में पहले डायग्राम बना लेना, फिर उसको वर्ड्स में जो है वो लिख देना। बिफोर कोलिजन ये आ जाएगी, ठीक है, ऑन कोलिजन ये वाली आपके पास डायग्राम आ जाएगी, और आफ्टर कोलिजन ये वाली आ जाएगी। अब देखें, आपके पास आपने डेरिवेशन करनी है, तो आप लोगों ने याद रखना है उस वक्त कि देखें, जब हम इसका इनिशियल मोमेंटम जो m1 मैस का होगा वो क्या होगा, m1 v1 होगा, और जो इसका फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 v1 डैश होगा। इसी तरह जो बॉल मैस m2 वाली है उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 v2 होगा, ठीक है, और जो उसका फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m2 v2 डैश होगा। आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो मैस और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब आप वर्ड्स में देख लें कि इसकी वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे आएगी।
Consider a system of two balls of masses m1 and m2. Suppose that the balls are moving with velocities v1 and v2 along a straight line in the same direction. If v1 is greater than v2, the balls will collide and their velocities becomes v1 dash and v2 dash after collision. I think so. अब आपको ये लिखना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास डेरिवेशन आ रही है इसकी. डेरिवेशन कह दें आप, मैथमेटिकल जो है वो एक्सप्रेशन कह दें, मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें, जो भी लिख लेंगे ठीक है, सबका सेम ही मतलब है. वी नो डैट इम्पल्स, हमें पता है. देखो हमने लास्ट टॉपिक में जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मोमेंटम एंड इम्पल्स, तो उसमें भी यही था कि उसमें जो थी वो बॉल जो थी वो क्या कर रही थी, जो थी वो बैट के साथ हिट कर रही थी. और इसमें भी देखें दो बॉल्स ही हैं जो एक दूसरे के साथ हिट कर रही हैं और वो थोड़ी से देर के लिए जो है वो हिट कर रही हैं. तो इसका मतलब है यहाँ पे भी इम्पल्स है. इम्पल्स इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम है. और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम. और चेंज इन मोमेंटम को हम डेल पी से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हम जो है वो जो है फर्स्ट बॉल की जो है इम्पल्स वो कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, द इम्पल्स ऑफ द फर्स्ट बॉल एफ इंटू टी इक्वल टू, अब चेंज इन मोमेंटम की जगह मैंने क्या लिख दिया है कि फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम और उसमें से फाइनल मोमेंटम क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है. तो आप देखें फाइनल उसका क्या बन रहा था, m1 v1 डैश, और उसका इनिशियल क्या बन रहा था, m1 v1 जो है वो बन रहा है. एक दफ़ा दोबारा से डायग्राम से देखें ये था आपके पास इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, m1 जो मैस है तो m1 v1, ठीक है, और फाइनल क्या बन रहा है, m1 v1 डैश. तो इस तरह हमने क्या लिखा है, m1 v1 डैश माइनस m1 v1. इसी तरह हम जो हमारे पास जो है दूसरी बॉल का होगा उसका भी क्या हो जाएगा, m2 v2 डैश, ठीक है, माइनस m2 v2 आ जाएगा. ठीक है, इसमें से हमने इसको माइनस करवाया, इस मोमेंटम में से हमने क्या किया है, इस मोमेंटम को माइनस करवाया है, और इस मोमेंटम में से इसको किया है. देखो इनके दोनों में ये चेंज आ रहा है और इनके दोनों में क्या आ रहा है, ये वाला चेंज आ रहा है. तो ये ज़्यादा होगा इसलिए इसमें से इसको क्या किया है, माइनस किया है. ये वाला ज़्यादा होगा इसलिए इसमें से इसको क्या किया है, माइनस किया. यानी कि ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं. आपको पता है होता है कि हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है. तो ये इनिशियल था, ये फाइनल था, इसलिए फाइनल में से इधर से भी इसको इनिशियल को माइनस किया है और इधर से भी फाइनल को जो है इनिशियल में से क्या किया है, इनिशियल को फाइनल में से माइनस किया है. इस तरह आप लोगों के पास तो द इम्पल्स ऑफ द फर्स्ट बॉल के पास, अब आप दोबारा देख लें आपको समझ आ जाएगी, एफ इंटू टी इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v2 डैश. इसी तरह सेकंड इम्पल्स का जो इम्पल्स होगी, सेकंड बॉल की जो इम्पल्स होगी उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे. द इम्पल्स ऑफ सेकंड बॉल एफ डैश, इसकी फोर्स को हमने क्या कर दिया, एफ डैश कर दिया इंटू टी इक्वल टू, देखें आपके पास m2 v2 डैश माइनस m2 v2 डैश. दोनों इसको हमने पहली वाली को फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दिया है और दूसरी वाली को क्या किया है, हमने सेकंड इक्वेशन का जो है वो नेम दे दिया है. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. तो हमें पता है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे ऐड हो जाएगी और इक्वल की राइट साइड जो है इक्वल के बाद राइट साइड पे ऐड हो जाएगी. तो आपकी लेफ़्ट साइड थी एफ़ इंटू टी और एफ़ डैश इंटू टी. तो ये देखिए ये दोनों इस तरफ आपके पास जो है लेफ़्ट साइड पे ऐड हो गई. इसी तरह राइट साइड वाली ये वाली वैल्यू थी और ये वाली वैल्यू थी. पहले हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, ये हमने ये वाली वैल्यू लिख ली, बीच में प्लस का साइन आ गया और उसके बाद जो है ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई. फिर हमने इनमें से देखें टी को क्या किया है, बाहर कॉमन ले लिया है. तो अंदर एफ
प्लस क्या आ जाएगा एफ डैश, और इसमें से हमने क्या किया है, हमने जो है प्लस वाली दोनों एक साइड पे रख ली। देखें ये वाली प्लस वाली थी और ये वाली प्लस वाली वैल्यू थी, इनको हमने क्या कर लिया, ऐसे लिख लिया, पहले लिख लिया है, और उसके बाद माइनस वाली दोनों वैल्यू जो है वो बाद में लिख दी हैं। फिर हमें पता है कि एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस थी वो क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं और डायरेक्शन में जो है इक्वल होती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एफ़ है वो माइनस एफ डैश के इक्वल है और जो एफ डैश है वो माइनस एफ के इक्वल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये एफ ऐसे ही रहने दिया, तो इसकी जगह भी देखें हमने क्या की, यहाँ से माइनस एफ लगा लिया, तो इसमें से ये ज़ीरो माइनस हो जाएगी तो ज़ीरो आ जाएगा। जब हम किसी ज़ीरो को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और इधर से जो है वो मैंने इन दोनों में से माइनस बाहर क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है, तो वो दोनों अंदर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है ज़ीरो है, इस वाली माइनस वाली वैल्यू को जो है वो उठा के इस तरफ ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, तो ये इधर नेगेटिव थी, उधर जाके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और इस तरह आपके पास क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल क्या आ जाएगा, m1v1 डैश एंड m2v2 जो है वो डैश आ जाएगा। और आपके पास इस तरह देखें, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलयन और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलयन, ये प्रूव हो गया कि बिफोर कुलयन और आफ्टर कुलयन हमेशा जो है मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। आपसे अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो पूछ ली जाती है तो आपने यहाँ से लेके जो है इधर तक लिख लेनी है। अगर देखें आप शॉर्ट लिख रहे हो, डिफ़ाइन कर रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, तो आप इसके साथ इतनी सी इसकी क्या कर दे, मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो लिख दे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपने शॉर्ट के लिए जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है। अगर लॉन्ग आ जाए तो फिर तो सारी ही लिखनी पड़ेगी। अगर आपको फिर भी ये मुश्किल लगता है तो आप अपनी बुक से भी जो है वो डेरिवेशन लिख सकते हो। बुक पे उन्होंने बस थोड़ी सी दी हुई है कि उन्होंने ये कह दिया है कि जो टोटल मोमेंटम है इकट्ठा करके लिख दिया है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलयन, यानी कि बिफोर कुलयन जो सिस्टम का मोमेंटम था उसको जो है ऐड अप कर दिया, यानी m1v1 ये आपके पास जो है फर्स्ट बॉल का जो है मोमेंटम है और ये सेकंड बॉल का मोमेंटम है, इसलिए दोनों को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलयन वाला भी दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और उसके बाद उसने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलयन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलयन, तो ये दोनों लिख दिए हैं। इस तरह आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़े से स्टेप्स आ रहे हैं आपके पास, फिर आप लोग थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, तो आप लोग डेरिवेशन जो है वो कर लेना। इस तरह आपको समझ भी आ गई कि ये आया कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ रहा है ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर, यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है एक बॉल से दूसरे बॉल में मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, इसका पैराग्राफ है, ये मैं आप लोगों को बुक से ही करवाऊँगी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग जो आ जाती है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाती है। आपने इसकी एप्लीकेशंस भी जो है वो यूज़ ज़रूर जो है वो लर्न कर लेनी है। देखिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले इसमें जो है मोमेंटम की जो है सबसे पहले सिस्टम की डेफिनेशन विद एग्जांपल है, फिर आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन विद एग्जांपल है, फिर लॉ की डेफिनेशन विद एग्जांपल है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है वर्ड्स में, फिर उसके बाद उसकी डायग्राम है, फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो है डेरिवेशन आ रही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर और एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगी। इंपॉर्टेंट लॉग है, आपने इसको जो है टॉपिक को अच्छे तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स लर्न कर लेना है। अब देखें यहाँ तक वो बात ख़त्म हो गई थी जो डेरिवेशन जो की थी। आप डेरिवेशन के नीचे जो है वो ये वाली लाइन लिख सकते हो, ठीक है। द प्रिंसिपल लेट अस कंसीडर द कुलयन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स इन विच द सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट, ये हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो व्हेन के ऊपर क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर व्हेन देयर इज़ कुलयन ऑफ टू बॉल्स, यानी अब जब
बॉल्स ने दोनों ने कोलाइड कर लिया, देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू एन अदर, यानी कि जब वो कोलाइड करेंगी तो तभी मोमेंटम एक बॉल से दूसरे बॉल में क्या होगा, जो है वो ट्रांसफ़र होगा, मुंतकिल होगा। द बॉल एट रेस्ट अगेन गेन्स मोमेंटम, देखो जो बॉल पहले रेस्ट पे थी वो मोमेंटम को क्या कर लेगी, हासिल कर लेगी, एंड स्टार्ट्स मूविंग वेयर एज द स्ट्राइकिंग बॉल स्लोस डाउन, और जबकि जो स्ट्राइकिंग बॉल होगी जिसने आके उसके साथ टकराया था, यानी जो M1 वाली थी वही आके टकराई थी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, स्लोस डाउन होगी। इफ़ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर बॉल्स क्या हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, वी विल ऑब्जर्व डैट देयर इज़ अ टोटल ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, तो जो है वो कह रहे हैं हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि पूरे का पूरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, अगर बॉल्स क्या है, आइडेंटिकल है। अगर यहाँ से वो आपसे कंडीशन पूछ लेता है कि इसके लिए जो है जो आपका सिस्टम है उसकी कंडीशंस क्या हैं, तो एक तो उनको क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो एक जैसा जो है वो होना चाहिए, और दूसरी एक की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, दूसरे की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और आपके पास जो बॉल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, स्टील की जो है वो होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, आपके पास स्टील की होनी चाहिए। एक दफ़ा आप कंडीशंस सुन लें, मैंने कहा है कि 3 कंडीशंस होंगी। नंबर 1, ठीक है, द 2 बॉल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, या बोथ बॉल्स आर मस्ट बी आइडेंटिकल। दूसरी आ जाएगी, ठीक है, द बोथ बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्टील, और तीसरी आपके पास आ जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द सेकंड बॉल। तो ये आप लोगों के पास 3 कंडीशंस आ गई, यानी कि नेसेसरी कंडीशंस आ गई किसके लिए, जो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। उसके बाद नेक्स्ट, द स्ट्राइकिंग बॉल कम्स टू रेस्ट एंड अदर बॉल स्टार्ट्स मूविंग विद द सेम स्पीड। देखिए पहली वाली रेस्ट पे आ जाएगी और दूसरी वाली उसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी जिससे कि पहली मूव कर रही थी। इट मीन्स डैट सेकंड बॉल गेन्स मोमेंटम, इसका इक्वल टू द लॉस्ट बाय द फर्स्ट वन, यानी कि जितना मोमेंटम फर्स्ट वाली ने लॉस्ट किया है उतना ही सेकंड वाली ने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। इफ़ द फर्स्ट बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, द सेकंड बॉल मूव्स विद द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल, यानी कि फर्स्ट बॉल जो है वो क्या कर दे, जो पहले जिस बॉल से पहली वाली बॉल क्या हो जाएगी, उसकी कोलिजन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो सेकंड वाली बॉल जो है वो उतनी ही स्पीड से जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देगी। दिस सजेस्ट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ 2 बॉल्स आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम एज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि इससे प्रूव हो गया कि जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो क्या होता है, वो जो है वो सेम रहता है। ठीक है, ये MCQs भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, 2 बॉल्स ना लिखे, वो सिस्टम यहाँ पे लिख दे, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन रिमेन्स, आपको आगे ऑप्शन दे देगा सेम, डिफरेंट, या इस तरह आपके पास ऑप्शन जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन की जो है वो हेडिंग दे दें कि आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं। द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ एप्लीकेबल, यानी इसको अप्लाई किया जा सकता है नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट्स but also for micro objects like atoms और molecules। ठीक है, देखें वो क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ना सिर्फ वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जाता है, बल्कि वो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर भी क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये सोच लें कि इसके 90% चांस है कि ये आएगा, तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको प्रिपेयर कर लेना है। मैंने आपको सारे शॉर्ट लॉन्ग जो है वो आपको बता दिया है कि किस तरह आपने जो है वो इसको लिखना है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।